साथ सरस्वती ग्रुप्स ऑफ कॉलेजेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि हम लोग बीए सेकेंड ईयर शिक्षा शास्त्र का जो प्रथम प्रश्न पत्र है शिक्षा मनोविज्ञान एवं सांख्यिकी उसके बारे में अध्ययन कर रहा है। जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है बाल्यावस्था, और बाल्यावस्था में जो आज हम लोगों को पढ़ना है टॉपिक वो है बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास एवं संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, साथ ही साथ बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप भी हमें आज इस वीडियो में पढ़ना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि संवेग क्या होता है। हमने आपको बताया था कि जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं, मूल प्रवृत्तियों का जो क्रियात्मक रूप होता है वही क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। और मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। और मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 किसने बताई है? तो विलियम मैकडूगल ने बताई है। किसने बताई है? विलियम मैकडूगल। ठीक है, तो आपको पता हो गया कि संवेग क्या है। मूल प्रवृत्तियों का क्रियात्मक रूप ही क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। इस रूप में हम देखें तो संवेगों की भी संख्या कितनी होती है? तो 14 होती है। ठीक है, क्योंकि जब मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 होगी तो जाहिर सी बात है कि उसका क्रियात्मक पक्ष है तो इसकी भी संख्या कितनी होगी? 14 होगी। ठीक है, इसी क्रम में हम ये जानते हैं कि संवेग कौन कौन से होते हैं। जैसे आप लोगों को संक्षिप्त में बताते हैं, जैसे क्या होता है? ईर्ष्या, प्रेम, द्वेष, घृणा, भय, ये सभी क्या है? संवेग है। ठीक है, अब संवेगात्मक विकास हमें किस अवस्था में पढ़ना है? तो बाल्यावस्था में पढ़ना है। तो बाल्यावस्था में ये संवेगात्मक विकास किस रूप में होते हैं इसे हमें देखना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा कि संवेगात्मक विकास की दृष्टि से बाल्यावस्था एक अनोखी अवस्था है। ठीक है, बाल्यावस्था में संवेगों की अभिव्यक्ति में सामाजिकता के भाव आने लगते हैं तथा बाल का तात्पर्य यहाँ पे बालक से है, संवेगों की अभिव्यक्ति पर नियंत्रण करने लगता है। जो भी बालक के अंदर संवेग जैसे ईर्ष्या, प्रेम, घृणा, द्वेष, भय, ये जो भी संवेग होते हैं इन सभी संवेगों पे ये क्या करने लगता है? नियंत्रण करने लगता है। और जब संवेगों की भांति अपने आप को अभिव्यक्त करने लगता है तो जिसके माध्यम से क्या होता है? उसके अंदर सामाजिकता का भाव उत्पन्न होने लगता है। और यहाँ पे एक प्रकार का ये तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है कि संवेगात्मक विकास की दृष्टि से बाल्यावस्था एक अनोखी अवस्था है। यह एक प्रकार का कोटेशन है, पूछ भी लेता है कि संवेगात्मक विकास की दृष्टि से बाल्यावस्था एक अनोखी अवस्था है। किसने कहा था? तो किसने कहा था? कार्ल एंड ब्रूस ने कहा था। किसने कहा था? कार्ल एंड ब्रूस ने कहा था। अब आपको पता हो गया होगा कि संवेगात्मक विकास क्या है। ठीक है, अब इसी क्रम में हम देखते हैं कि संवेगात्मक विकास किन किन रूपों में हमें दिखने को मिलता है। तो सबसे पहला है स्नेहों में उग्रता। जो भी स्नेह एवं प्रेम रूपी संवेग बालक के अंतर्गत पाए जाते हैं इनमें क्या होती है? उग्रता होती है। अतः हम कह सकते हैं कि बाल्यावस्था के जो बालक होते हैं इनमें जो संवेग पाए जाते हैं उन संवेगों में उग्रता होती है। बहुत ही उग्र रूप दिखने को मिलता है स्नेह के रूप में। जब बालक किसी भी व्यक्ति के सामने अपने स्नेह रूपी संवेग को व्यक्त करता है तो वह संवेग पूर्णतः उग्र रूप में ही क्या करता है? व्यक्त करता है। ठीक है, उसी क्रम में अगला है स्नेह। अब ये है यहाँ पे क्या है कि स्नेह का तात्पर्य उसी प्रेम भाव से है, लेकिन इसमें जो बाल्यावस्था में जो स्नेह दूसरी रूप में अगर जो हमें दिखने को मिलती है ये बहुत ही कम रूपों में दिखने को मिलता है। लेकिन ये जो स्नेह है इसका जब अभिव्यक्त बालक करता है तो वह अभिव्यक्त अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ या सगे संबंधियों के साथ जिस प्रकार से स्नेह व्यक्त करता है वही दिखने को मिलता है। लेकिन जो स्नेह होता है इस अवस्था में क्या होता है? कम होता है। ठीक है, उसी क्रम में अगला है क्रोध। क्रोध भी क्या है? एक प्रकार का संवेग है जो बाल्यावस्था में हमें दिखने को मिलता है। बालक किसी भी प्रकार की कोई भी कार्य करता है और उस कार्य को करने में असफल हो जाता है तो असफल होने पे बालक के अंदर एक प्रकार की उत्तेजना उत्पन्न होती है और वह उत्तेजना को वह क्रोध के रूप में प्रदर्शित करता है। ठीक है, जिसे हम क्रोध के नाम से जानते हैं और यह भी एक प्रकार का संवेग है। उसी क्रम में अगला है प्रफुल्लता। प्रफुल्लता का तात्पर्य क्या है? आनंद से है, आनंद से है, एंजॉय से है। बालक इस अवस्था का जो बालक होता है वो बहुत ही प्रफुल्ल होता है, लेकिन कभी कभी होता है।
जैसे अचानक से किसी चीज को देखता है, मतलब कोई जाते हुए, कोई व्यक्ति साइकिल चलाते हुए अचानक से गिर जाता है, कोई व्यक्ति की सीढ़ियां चढ़ते हुए अचानक से गिर जाता है, उस समय पे बाल्यावस्था का जो बालक होता है बहुत ही आनंदित होता है, बहुत ही प्रफुल्लता उसके अंदर दिखने को मिलती है। इस प्रकार से इस बालक के अंदर प्रफुल्लता रूपी संवेगों का विकास होता है। उसी क्रम में अगला है निराशा। ठीक है, इसे हम निराशा एवं असहाय की भावना के रूप में देख सकते हैं। इस अवस्था का जो बालक होता है वह शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय जाता है और उस समय पे बालक के ऊपर अनेक प्रकार के नियंत्रण लगाए जाते हैं। जैसे बालक शिक्षक के द्वारा किसी भी प्रकार का होमवर्क दे देना, कॉलेज में अनुशासन प्रिय बनने के लिए उसे क्या करना, प्रेरित करना, या अन्य प्रकार का कोई भी कार्य करने के लिए उसे नियंत्रण में रखा जाता है, जिसके माध्यम से वह अपने आप को असहाय समझने लगता है और साथ ही साथ उसके अंदर निराशा की भाव उत्पन्न होने लगती है। इसी क्रम में अगला है भय। इस अवस्था का जो बालक होता है वह बहुत ही क्या होता है, हमें दिखने के लिए बहुत ही भयभीत नजर आता है। किसी भी कार्य को करने से पहले उसके अंदर भय का जो भाव है वो उत्पन्न हो जाता है। किस रूप में, कि हम उस कार्य को करने में सफल होंगे या असफल होंगे। इस रूप में हमें दिखने को मिलता है कि उस बालक के अंदर भय रूपी जो संवेग होता है अत्यधिक प्रबल होता है। इसी क्रम में अगला है संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास हमने अभी आपको बताया कि इस अवस्था में हमें संवेग जो है वह 14 प्रकार के होते हैं और उन सभी संवेगों का विकास हमें दिखने को मिलता है। साथ ही साथ अगला इसमें है जिज्ञासा की प्रबलता। बाल्यावस्था का जो बालक है, जब हमने बाल्यावस्था का अर्थ परिभाषा में विशेषताएं बताए थे तो उसमें बताया था कि बाल्यावस्था में बालक बहुत ही जिज्ञासु होता है। इस अवस्था का जो बालक होता है बहुत ही क्या होता है, जिज्ञासु होता है। इसके अंदर जिज्ञासा की प्रबलता अत्यधिक पाई जाती है। इसके संपर्क में कोई भी वस्तु आती है तो उसके बारे में क्या करता है, वह अत्यधिक जानने का प्रयास करता है। जितना भी जानता है उसे कम लगता है और उसे और भी जानने का प्रयास करता है। इसके अंदर उत्सुकता बनी होती है। जैसे कोई भी वस्तु या खिलौना होता तो उसको तोड़ ताड़ के खोल खाल के भी उसे देखने का प्रयास करता है। अतः हम कह सकते हैं कि बाल्यावस्था में जो संवेग होते हैं, इन संवेगों में जिज्ञासा रूपी जो संवेग है वो बहुत ही प्रबल होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमें बाल्यावस्था में संवेगों का विकास दिखने को मिलता है। अब इसी क्रम में हम आगे देखते हैं कि संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन थे, यानी कि जो भी संवेग रूपी विकास है बाल्यावस्था में, इन संवेगों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो पहला है वंशानुक्रम। आपको पता है कि जिस प्रकार से माता पिता का संवेगात्मक विकास हुआ रहेगा, जिस प्रकार से संवेगात्मक व्यवहार बालक और माता पिता में दिखने को मिलेगा, उसी क्रम में या उसी रूप में बालक के अंतर्गत भी संवेगात्मक विकास होंगे या वैसा ही हमें दिखने को मिलेगा। अतः हम कह सकते हैं कि वंशानुक्रम का भी प्रभाव बालक के संवेगात्मक विकास पे पड़ते हैं। अगला है सामाजिक स्वीकृति। अगर जो बालक स्नेह एवं प्रेम के भाव से अपने समाज में रहता है, समाज में अपने आप को स्नेह एवं व्यवहार प्रेम के द्वारा व्यवहार करता है, तो समाज के द्वारा उसे क्या किया जाता है, स्वीकृत किया जाता है। ठीक है, जिसके माध्यम से उस बालक के संवेगात्मक विकास पॉजिटिव रूप में होते हैं। अगर जो बालक क्रोध के द्वारा, द्वेष एवं ईर्ष्या के द्वारा अपने व्यवहार को प्रकट करता है समाज में, तो उसे क्या किया जाता है, समाज से बहिष्कृत किया जाता है, अस्वीकृत किया जाता है, जिसके माध्यम से उसके संवेगात्मक विकास निगेटिव रूप में होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि समाज की स्वीकृति भी बालक के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करता है। अगला है थकान। अगर जो बालक किसी भी कार्य को करके अत्यधिक थका हुआ है तो थके हुए भी अपने संवेगों का प्रदर्शन नहीं कर पाता है या अपने संवेग का अभिव्यक्त नहीं कर पाता। तो हम कह सकते हैं कि थकान भी क्या है, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला एक कारक है। उसी क्रम में है अगला अभिभावकों की दृष्टिकोण। जिस प्रकार से परिवार के अभिभावकों की दृष्टि, या आप कह सकते हैं कि उसके माता पिता का दृष्टिकोण बालक के ऊपर होगा, उसी प्रकार से उसके संवेगों का विकास होगा। अगर जो माता पिता के द्वारा उसे स्नेह एवं प्रेम के माध्यम से पाला पोसा या व्यवहार किया जाएगा तो उसके अंदर संवेगात्मक विकास पूर्णतः पॉजिटिव रूप में होंगे। अगर जो उसे डरा धमका के भयभीत करके किसी भी कार्य को कराया जाता है तो इस रूप में उसके अंतर्गत भय या डर रूपी जो भी संवेग है उनका विकास प्रबल होगा। उसी क्रम में अगला पारिवारिक योग्यता। जिस प्रकार से परिवार की योग्यता होगी उसी प्रकार से उस बालक के संवेगात्मक विकास होंगे। अतः हम कह सकते हैं कि परिवार की योग्यता का भी प्रभाव बालक के संवेगात्मक विकास में पड़ते हैं। अगला है शारीरिक स्वास्थ्य।
आपको पता है कि जब तक बालक शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होगा तब तक वह किसी भी कार्य को करने में असमर्थ होगा। अतः हम कह सकते हैं कि संवेगात्मक विकास में शारीरिक स्वस्थता भी आवश्यक है और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक आहार साथ ही साथ खेल कूद व्यायाम के माध्यम से बालक को शारीरिक रूप से स्वस्थ होने का ध्यान रखा जाना चाहिए, जिसके माध्यम से उसका संवेगात्मक विकास पॉजिटिव रूप में हो। अतः शारीरिक विकास पे संवेगात्मक विकास में शारीरिक स्वास्थ्य का भी होना आवश्यक है। उसी क्रम में मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, ये भी आपको पता है। इसलिए संवेगात्मक विकास में मानसिक स्वास्थ्य का होना आवश्यक है। अतः हम कह सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य का भी प्रभाव संवेगात्मक विकास पे पड़ता है। अगला है विद्यालय। विद्यालय एक जनतांत्रिक प्रणाली है जिसमें अनेक परिवेश के या अनेक समाज के बालक एक साथ शिक्षा प्राप्त करने आते हैं और सबका जो भी व्यवहार होता है, जो भी संवेग होता है, अलग अलग होता है। अतः बालक क्या होता है, बालक का विद्यालय के अंदर सामाजिकता का विकास होता है, जिसके माध्यम से एक दूसरे का प्रभाव एक दूसरे पे पड़ता है। अतः हम कह सकते हैं कि विद्यालय का भी संवेगात्मक विकास पे प्रभाव पड़ता है। उसी क्रम में अगला है सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण। जिस प्रकार से सामाजिक दृष्टिकोण बालक का होता है, आर्थिक दृष्टिकोण होता है, उसी प्रकार से बालक के व्यवहार और उसके संवेगात्मक विकास देखने को मिलते हैं। अगर जो उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है तो बालक का संवेगात्मक विकास अच्छा होता है, आर्थिक स्थिति दयनीय होती है तो बालक का संवेगात्मक विकास अच्छे से नहीं होता है। ठीक है, इसी क्रम में हम अगला इसमें पढ़ते हैं, वो है बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप। जो बाल्यावस्था है, इस बाल्यावस्था में बालक के शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, किस रूप में होना चाहिए, इसे हमें देखना है। पहला इसमें शारीरिक विकास पर ध्यान। जो बाल्यावस्था का बालक है, इस बाल्यावस्था के बालकों को शिक्षित करने के लिए सबसे पहले किस पे ध्यान देना आवश्यक है, उसके शारीरिक विकास पे ध्यान देना आवश्यक है। और शारीरिक विकास के लिए क्या क्या होना आवश्यक है, पौष्टिक आहार साथ ही साथ खेल व्यायाम पे अत्यधिक ध्यान देना आवश्यक है, जिसके माध्यम से वह शिक्षा प्राप्त कर सके। क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, इस आधार पर बालक के शारीरिक विकास होने आवश्यक है और इस पे ध्यान देना भी आवश्यक है। इसी क्रम में अगला है बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान का तात्पर्य क्या है कि बाल मनोविज्ञान के द्वारा बालक के अवस्थाओं के आधार पर इनकी आवश्यकताओं के बारे में जाना जा सकता है। अतः बाल्यावस्था में जो शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए, इस अवस्था में शिक्षक के साथ साथ अभिभावकों को भी बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है, जिसके माध्यम से बालक की आवश्यकताओं को, उनकी रुचियों को, क्षमताओं को, योग्यताओं को जान सके और उस आधार पर उन्हें शिक्षित होने का अवसर दे सके। ठीक है, अगला है भाषा विकास पर ध्यान। बालक के भाषा विकास पर ध्यान देने के लिए अभिभावक एवं शिक्षकों को पत्र पत्रिका, कहानियां, कविता के साथ साथ बालक को हम कह सकते हैं कि बोलने का भी अवसर दिया जाना चाहिए, जिसके माध्यम से उसके भाषा संबंधी विकास हो सके। इसी क्रम में अगला है पाठ्यक्रम। जिस प्रकार के पाठ्यक्रम में बालक की रुचि होती है, उसी प्रकार के पाठ्यक्रम का अध्ययन बालक को करना चाहिए, जिसके माध्यम से बालक उस पाठ्यक्रम का ज्ञान प्राप्त कर सके। उसी क्रम में अगला है शिक्षण विधि। आपको पता है कि बाल्यावस्था के जो बालक होते हैं, बाल्यावस्था के बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए पूर्णतः खेल एवं क्रिया की विधि होनी चाहिए। और खेल एवं क्रिया की विधि के लिए मनोवैज्ञानिक जो शिक्षण विधियां निर्धारित की गई हैं वो न्यूनतम है। जैसे हम कह सकते हैं कि किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, डाल्टन, ह्यूमैनिटीज इत्यादि प्रकार के शिक्षण विधियों के माध्यम से इस अवस्था के बालकों को शिक्षा देना आवश्यक है, जिसके माध्यम से वह बालक खेल के साथ साथ शिक्षा को प्राप्त कर सके। वही अगला क्रम है, खेल तथा क्रिया द्वारा शिक्षा। अगला है मानसिक स्तर पर ध्यान। ठीक है, बालक के मानसिक स्तर पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बाल्यावस्था का जो बालक होता है वो पूर्णतः अनुकरण करके सीखने में प्रबल होता है। अतः उसके संपर्क में जो भी शिक्षक एवं माता पिता हैं, उनका क्या जो व्यवहार होना चाहिए वो आदर्श आचरण के रूप में होना चाहिए, जिसका अनुकरण कर बालक अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। साथ ही साथ उसके जो भी मानसिक स्तर है, जैसे हम कह सकते हैं कि स्मरण, तर्क, कल्पना, चिंतन, इन सब पे विशेष रूप से ध्यान देना आवश्यक है। अगला संवेगात्मक विकास पे भी ध्यान। जैसे हमने अभी बताया कि ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, इन सब का उचित विकास होना आवश्यक है। अगर जो इनमें किसी भी प्रकार के संवेगों का अनुचित विकास हुआ तो उस बालक का भावी जीवन
खराब हो सकता है। अतः इस अवस्था में बालक की शिक्षा के स्वरूप के आधार पर बालक के संवेगात्मक विकास पे भी ध्यान देना आवश्यक है। उसी क्रम में है अगला सामाजिक गुणों का विकास। ठीक है, बालक के लिए जो भी शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए इस अवस्था में, तो इस अवस्था में बालक के सामाजिक गुणों पर भी अत्यधिक बल देना चाहिए ताकि उसके अंदर सामाजिक गुणों का विकास हो सके। जैसे हम कह सकते हैं कि सहयोग, कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार, एक दूसरे का सहयोग करने वाला। ठीक है, इस प्रकार के जो भी सामाजिक गुण होते हैं, इन सामाजिक गुणों को विकसित करने वाली शिक्षा ही प्रदान की जानी चाहिए। साथ ही साथ नैतिक शिक्षा, ताकि बालक अपने सामाजिक कर्तव्यों को समझ सके, साथ ही साथ अपने कल्चर को समझ सके, जिस आधार पे अपना व्यवहार कर सके। अब इस टॉपिक से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसके बारे में बताया जाएगा, क्योंकि ये जो आपका पेपर है ऑप्शनल पेपर है, और ऑप्शनल पेपर में क्वेश्चन इसी तरह से पूछते हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना है इस टॉपिक से वही बताना। अगला इसमें जो क्वेश्चन है वो है बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास की विशेषताएं हैं। तो बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास की विशेषता क्या है? स्नेहों में उग्रता, जिज्ञासा की प्रबलता, निराशा, ये सभी क्या है? बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास की विशेषता है। अतः हम कह सकते हैं कि ये सब। अगला है संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक सामाजिक स्वीकृति, अभिभावकों की दृष्टिकोण, आर्थिक दृष्टिकोण। अतः हम कह सकते हैं कि ये सभी क्या है? संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। इसका जो ऑप्शन होगा वो डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए। इसका जो ऑप्शन है वो है खेल कूद की छूट बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए। अगला है गुरुकुल प्रणाली द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। अगला ऑप्शन है अ और ब दोनों की, और उसके बाद से अगला ऑप्शन है कि सामूहिक खेलों के माध्यम से बालक को शिक्षा दी जानी चाहिए। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? डी सही होगा, सामूहिक खेलों के माध्यम से बालक को शिक्षा दी जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया कि खेल कूद की छूट बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए, ये पूर्णतः क्या राम है। खेल कूद के माध्यम से ही बालक को शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद से इसमें अगला जो प्रश्न है वो है बाल्यावस्था में बालक के व्यक्तित्व होता है। बाल्यावस्था के जो बालक होते हैं इनका व्यक्तित्व कैसा होता है? बहिर्मुखी होता है, अंतर्मुखी होता है, उभयमुखी होता है, व्यक्तित्वहीन होता है। तो आपको हमने पहले ही बताया था कि बाल्यावस्था में जो बालक का व्यक्तित्व होता है वो कैसा होता है? बहिर्मुखी होता है। उसी क्रम में अगला है किसने बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? किसने कहा है? तो कार्ल एंड ब्रूस ने कहा है। ठीक है, इस तरह से आज का हमारा जो वीडियो है समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो